नमस्कार। मैं उमा रमन सेमवाल आपके सामने गढ़वाल के इतिहास का भाग 2 भाग पहले में मैंने कनकपाल से लेकर बलभद्र शाह तक का जिक्र किया। भाग 2 शुरू कर रहा हूं और भाग 2 में परम पराक्रमी नरेश, मानसा, महिपत शाह, शम शाह और महिपत शाह के पुत्र पृथ्वी शाह तक मैं वर्णन करूंगा। बलभद्र शाह के बाद उनका पुत्र मानसा गढ़वाल नरेश हुए और मानसा के बारे में कहा जाता है, मानसा का राजकाल हम पहले देख लेते हैं। मानसा का राजकाल 1591 से 1611 तक डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के मुताबिक। मैं यशवंत सिंह कटोच जी की तिथियों को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ और रतूड़ी जी और कटोच साहब के तिथियों में कुछ अंतर भी है, तो आप चाहें तो तिथियों के बारे में अपने अपने समीपवर्ती जो इतिहासकार होंगे आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, या फ़ोन के द्वारा या कमेंट में आप लिख के दे दीजिएगा तो मैं उसके जवाब दे दूंगा। तो राजा मानसा गढ़वाल के परम पराक्रमी नरेश माने गए। मानसा के समय में और जो उनकी बड़ी उपलब्धियां थी वो थी गढ़वाल की सीमाओं से तिब्बतियों को भगाना। रतूड़ी जी ने भी लिखा है कि तिब्बती आक्रमणकारी पैनखंडा पट्टी जो चमोली में पड़ती है उसके नीतिमाणा के दरों से और टकनौर से, यहाँ रवाई परगने में टकनौर से गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से लूटपाट करके ले जाते थे। इसकी शिकायत राजा मानसा के पास गई और राजा मानसा ने पहले तो कुछ सेना नायकों के द्वारा उनको खदेड़ा और बाद में ये भी वर्णन मिलता है कि राजा मानसा ने स्वयं भी सेना के साथ कूच किया और तिब्बतियों को गढ़वाल की सीमाओं से बाहर भगवाया। तो कहते हैं कि उन्होंने मानसा ने थोलिंग मठ से जो है सोने का त्रिशूल व कलश बलपूर्वक छीन के लाया और उसको देवलगढ़ में जो है गोरजा के मंदिर में चढ़ाई। और तत्पश्चात तिब्बत के जो सरदार था उस समय काकू मामोर उसका नाम था, उसके साथ संधि की और उस पर प्रतिवर्ष 1.25 सेर सोना और एक चौसिंगा मेंढू मतलब बकरा, भेड़ कहेंगे हम उसको एक शब्दों में, भेड़ उस पर कर लगाए। तो जब तक राजा मानसा रहा तब तक वो कर देता रहा। इसके पश्चात कई इतिहासकारों ने लिखा है कि राजा मानसा ने गढ़तांगगढ़ पर आक्रमण किया और गढ़तांगगढ़ को पुनः तहस नहस कर दिया और बोटियों को होप नदी से आगे भगा दिया। ये बात सही भी हो सकती है क्योंकि जेम्स वैली फ्रेजर ने अपने वर्णन में लिखा है कि गंगोत्री मंदिर को जो सबसे पहले गूंठ चढ़ाई है मल्ला की ज़मीन, मल्ला एक गांव है टकनौर में ही, वहाँ पे सुपारगा, मल्ला के पास सुपारगा गांव है, सुपारगा की ज़मीन गंगोत्री मंदिर को चढ़ाई है। तो ये निश्चित तौर पे गढ़तांगगढ़ के से विजय होने के बाद राजा मानसा ने चढ़ाई होगी। डबराल जी ने तो यहाँ तक वर्णन लिखा है कि उन्होंने गंगोत्री मंदिर के अंदर जो है वो राजा मानसा का ताम्रपत्र भी देखा है। तो ये इतिहासकारों की बातें हैं और जो उन्होंने लिखा है मैं वही बात कह रहा हूँ। तो राजा मानसा के ज़माने में गढ़वाल की सीमाएं तिब्बत से लेकर धामपुर नगीना तक हो गई थी। उधर से धामपुर नगीना में मुगलों के जो सरदार थे वो भी गढ़वाल की सीमाओं पे आक्रमण करते रहते। तो राजा मानसा ने उन मुगलों के सरदारों को भी वहाँ से खदेड़ दिया। तो 1591 से 1611 तक राजा मानसा का कार्यकाल था। राजा मानसा के बाद उनका पुत्र श्यामशाह गद्दी पर बैठा और इनका राजकाल बताया गया है श्यामशाह का 1611 से 1631 कटौच जी ने। रतूड़ी जी ने तो 1629 तक माना है, लेकिन कटौच जी ने 1631 तक श्यामशाह का कार्यकाल माना है। श्यामशाह के बारे में कथन है कि कुछ सन की राजा था, शन राजा था और उसके ज़माने एक बात थी, एक कहावत थी, रतूड़ी जी ने भी उसका जिक्र किया कि श्यामशाह की आंगी सीधी तो सीधी और बांगी तो बांगी। मतलब वो फ्रंट लाइन आदेश करता था श्यामशाह कि जो उसकी बात है वो माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए अगर गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक भी श्यामशाह को कहा जाए
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं कि राजा इतना सनकी था कि ये एक बार अपने कुछ सरदारों को लेकर और कुछ पारिवारिक सदस्यों को लेकर एक नाव के ऊपर बैठा और अलकनंदा जी में नाव का बिहार में गया और नाव पलट गई और राजा सहित जो जितने लोग नाव पर सवार थे वो डूब के मर गए। अब क्या हुआ कि पुनः पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने जिक्र किया है अपने गढ़वाल के इतिहास में कि वो राजा श्याम शाह की आत्मा जो है श्रीनगरी गलियों में घूमती थी और एक दिन उनको पुजारी का लड़का मिल गया। वो अधगूंगा टाइप का था, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में काला भी कहते हैं। ऐसा अधगूंगा था, तो श्याम शाह की पालकी पे चला गया रात को, उसकी आत्मा की पालकी पे। तो कहते हैं कि राजा श्याम शाह ने उसको एक असरफी का थैला भेंट किया और दोबारा चेतावनी दी कि दोबारा मत मिलना, नहीं तो प्राण नहीं बच पाएंगे। तो श्याम शाह का कार्यकाल कुछ इस प्रकार से गया। श्याम शाह के बाद एक शासक का दोबारा जिक्र आता है जिसका नाम दुलाराम शाह। ये कुमाऊं के इतिहास में ज़्यादा है कि दुलाराम शाह के समय जो है कुमाऊं के साथ कुछ संघर्ष चला, लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार दुलाराम शाह नाम का कोई राजा नहीं था। तत्पश्चात श्याम शाह के पश्चात कहें या दुलाराम शाह के पश्चात कहें, मान शाह का छोटा भाई राजा महिपत शाह गद्दी पर बैठा और महिपत शाह का कार्यकाल में रतोड़ी जी और यशवंत सिंह कटोच जी में काफ़ी अंतर है। कटोच जी तो 1600, महिपत शाह का कार्यकाल सिर्फ 1631 से 1634 तक मानते हैं, मात्र 3 साल का ये कटोच जी ने माना है। लेकिन पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी इस कार्यकाल को 1629 से 1646 लिखते हैं। यद्यपि यदि राजा मान शाह की उपलब्धि देखी जाए तो उनका कार्यकाल छोटा नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से बड़ा ही रहा होगा। तिथियों में हो सकता है कहीं पे कुछ अंतर आ रहा होगा। देखो, राजा महिपत शाह के सेनापति में पहले तो रुद्रप्रयाग आधुनिक जो सदरा खाल है पट्टी, वहाँ के बरतवाल वीरों का नाम जो है गढ़वाल के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। जब जब कोई गढ़वाल का इतिहास लिखेगा तो बरतवाल वीरों ने दावा घाट पे आक्रमण किया, दावा घाट तिब्बत में ही, और वहाँ के सरदार को मार कर भगा दिया और अपने आप वहीं जम गए। तो कहते हैं कि दावा घाट से उनको भगा दिया तो और उस किले को अपने पास ले लिया। लेकिन कहते हैं कि दावा घाट के सरदार का पुत्र जो है लासा गया, जो तिब्बतों की मेन राजधानी थी, और लासा जाकर वहाँ के सम्राट से सहायता मांगी और मंदिर को अपवित्र करने की अफवाह फैलाई। तो लासा से सेना मिली और उन्होंने गढ़वाली सेना पर आक्रमण कर दिया। बरतवाल वीर बड़े वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए और कहते हैं कि बरतवालों की तलवार जो है वो आज भी उस मंदिर में पूजनीय है। तो बरतवाल वीरों के वीरगति को प्राप्त होने के बाद तिब्बत का युद्ध फिर जारी रहा राजा महिपत शाह के काल में। उसके पश्चात राजा महिपत शाह के 2 वीर सेनानायकों को, जिनको गढ़वाल में हमेशा याद किया जाता है, माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला, उन्होंने भोट पे आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी के बारे में तो हमारे टकनौर में कहा जाता है कि जो अंतिम सीमा है वो उन माधो सिंह भंडारी के द्वारा ही निर्धारित है। गढ़वाल के और गढ़वाल से बाहर जो क्षेत्र है तिब्बत का क्षेत्र, माधो सिंह भंडारी ने ही उसको निर्धारित किया था और उसके बाद भोटिया कभी वापस नहीं आए इस क्षेत्र में। माधो सिंह भंडारी पे मैं मंगसिर की जो उनकी भगवाल आती है, क्यों मनाई जाती है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ उनके युद्धों का वर्णन कर रहा हूँ। तो और लोधी रिखोला की वीरता का है, क्योंकि लोधी रिखोला मूलतः जो है रिखोला नेगी थे। कोटद्वार में संभवतः उनके कुछ गांव भी हैं अभी उनके वंशजों के, तो यही बताया गया है कि वो मूलतः नेगी थे लोधी रिखोला। और माधो सिंह भंडारी ने भोट पे आक्रमण किया और कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी की सेना जो है वहाँ ठंड में यद्यपि विजय हो गई थी, अंत तक पहुँच गई थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि अचानक माधो सिंह का वहाँ स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि भाई लड़ते रहो इनसे, सैनिकों से, और जैसे समय मिलता है पीछे हटते हटते अपनी सीमाओं के अंदर चले जाओ। तो जब सीमा तय हो गई थी फिर भी छुटपुट युद्ध हुए। माधो सिंह की सेना जो है अपने को बचाते बचाते वापस आ गई, लेकिन माधो सिंह का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया और कहते हैं कि उन्होंने अपने सेना नायकों को कहा कि मेरे सबको जो है
वो तेल में रखना और हरिद्वार में मेरा अंतिम संस्कार करना यदि मेरे प्राण छूट गए। और उनके सैनिकों ने वैसे ही किया। बाद में माधो सिंह जी का अंतिम संस्कार फिर हरिद्वार में किया गया। तो इस प्रकार से राजा महिपत शाह के पश्चात उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह या पृथ्वी शाह राजा हुए। इतिहासकारों ने लिखा है कि पृथ्वी शाह जो है वो अल्पवयस्क थे और इस समय पृथ्वी शाह की माँ रानी कर्णवती, जिसको नागकटी रानी भी कहते थे, इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध रही रानी कर्णवती, उन्होंने संरक्षकता का रोल निभाया और पृथ्वीपति शाह जो अल्पवयस्क थे उनके राजकाल को संभाला। इस समय दिल्ली पर शाहजहाँ का शासनकाल था और उसके एक सरदार नुसरत खान ने गढ़वाल पे आक्रमण करने की सोची, लेकिन रिजेंट रानी कर्णवती ने बड़े साहस के साथ उनका सामना किया और उनके उद्देश्य जो फेल कर दिए, वो गढ़वाल नहीं चढ़ सके। उसके बाद जब पृथ्वी शाह बड़े हो गए तो पृथ्वी शाह भी राजा महिपत शाह की तरह ही पराक्रमी थे और उन्होंने अपने राज्य की दूसरी राजधानी आधुनिक राजगढ़ी बनाई। तो हमारे उत्तरकाशी जिले में जो राजगढ़ी है, राजगढ़ी को दूसरी राजधानी का श्रेय भी राजा पृथ्वी शाह को जाता है। और पृथ्वी शाह ने एक चीज़ और की कि हिमाचल के और सिरमौर के राजाओं से उनका संघर्ष होता रहा और इस संघर्ष में यद्यपि पृथ्वीपति शाह हिमाचल तक पहुंच गए थे, सिरमौर तक पहुंच गए थे, विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन तब भी उन्होंने बाद में जो संधि हुई वो पावर नदी जो आधुनिक आराकोट के पास है उसका कुछ क्षेत्र जो है सिरमौर रियासत से छीन लिया और अपने राज्य में मिला दिया, पृथ्वीपति शाह ने भी और बाद में उनके पुत्र फतेह शाह ने भी। तो ये तो राजा पृथ्वी शाह के समय की उनकी उपलब्धियां हैं। अब कहते हैं कि राजा पृथ्वी शाह के समय शाहजहां मर गया और उसके चारों पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब विजय रहा, हम सबको पता है। कहते हैं कि दारा का पुत्र सुलेमान सिको जो इलाहाबाद में मुगल औरंगजेब की सेना से लड़ रहा था, हार के जो है भाग गया। तो प्रथमतः तो वो उसने कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद की शरण ली और कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद ने बड़ी कूटनीति उसको गढ़वाल के राजा के पास भेज दिया। राजा पृथ्वी शाह चूंकि क्षत्रिय थे और शरणागत सुलेमान सिखों को उन्होंने जगह दे दी, लेकिन सुलेमान सिखों ने क्या किया कि जगह तो दे दी, लेकिन कहते हैं कि ईद के पर्व पे सुलेमान सिखों ने श्रीनगर में गाय कटवा दी और उससे जो है धार्मिक उन्माद फैल गया, है ना, सुलेमान सिखों को। और उधर से औरंगजेब को पता चल गया कि वो गढ़वाली राजा की शरण में है, तो उसने कई सैन्य अभियान भी किए और सुलेमान सिखों फिर श्रीनगर से भागा वो ऊंचे पहाड़ों की ओर, तिब्बत की ओर भागने की सोच रहा था, लेकिन वो रास्ता बीच में मिल नहीं पाया और फिर वापस जो है श्रीनगर दरबार आ गया। अब क्या हुआ कि औरंगजेब ने कई बार धमकियां दी राजा पृथ्वीपति शाह को कि सुलेमान सिखों को वापस करो, लेकिन नहीं किया। अंत में जो है आमेर के राजकुमार जयसिंह को श्रीनगर दरबार भेजा गया। अब जयसिंह ने बड़ी चालाकी चली, औरंगजेब के दूत बन के आए थे राजा कुंवर जयसिंह, आमेर के कुंवर यानी राजकुमार जयसिंह ने राजकुमार मेदिनी शाह को, पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह को अपने पक्ष में कर दिया। और कहते हैं कि मेदिनी शाह तो पहले ही डरा हुआ था औरंगजेब के कोप से, उसने सुलेमान सिखों को सवाई जयसिंह के हवाले कर दिया और जयसिंह उसको लेके दिल्ली दरबार चल दिया। कहते हैं कि बाद में सुलेमान सिखों ने कि जो है खाल खिंचवा दी औरंगजेब ने और खाल में भूसा भरवा दिया, है ना, और अपना उत्तराधिकार का अंतिम कांटा भी दूर कर दिया। तो पृथ्वीपति शाह जो है राजा मेदिनी शाह के वही कुंवर मेदिनी शाह के इस विश्वासघात से अत्यधिक क्रुद्ध थे और कुछ ने कहा, यशवंत सिंह कटोच ने तो मेदिनी शाह को राजा माना ही नहीं, लेकिन रतुड़ी जी ने उसका राजकाल कुछ दिखाया है मेदिनी शाह का। और ये कटोच जी का मानना ये है कि सीधे अल्पवयस्क पुत्र फतेह शाह को ही शासक बना दिया गया और उसके बाद फिर रीजेंट रानी रही रानी कटोची, उन्होंने पृथ्वीपति शाह का कि रीजेंट
संरक्षक के रूप में कार्य किया। तो ये राजा पृथ्वी शाह की उपलब्धि थी। अगले भाग में मैं चर्चा करूँगा राजा फतेह शाह से राजा प्रदीप शाह तक, और उसके बाद ललित शाह, प्रद्युम्न शाह पे आगे चर्चा करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।